औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनअत व मईशत में आपके साथ। इस वक्त पूरी दुनिया में पॉलिसी सदर ट्रंप की आई हुई है कि किस तरीके से टैरिफ इम्पोज किए जाएं ताकि सनअत और मईशत यूएस की ठीक हो सके। इसराइल की जंग अगर फ़लस्तीन से देखें तो वहाँ पे इसराइल क्या बेनिफिट ले रहा है, और दूसरी तरफ यूएस और इसराइल का रिलेशन देखें तो यूएस क्या बेनिफिट ले रहा है। लेकिन वो बेनिफिट इतना इस हद तक नहीं कि यूएस इकॉनमी अपने आप को सर्वाइवल दे सके। यूएस इकॉनमी 1800 में उनके ऊपर कर्ज कितना था आप देखिए हिस्ट्री में, अभी उसकी तरफ जाता हूँ मैं, और 1830 में उनके ऊपर ज़ीरो कर्ज था। लेकिन उसके बाद आज तक हर दिहाई में कर्ज बढ़ता गया। 34-35 हज़ार ट्रिलियन 34 हज़ार बिलियन के 34 ट्रिलियन कर्ज इस वक्त उनके ऊपर है। एनुअल सूद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। चाइनीज़ इकॉनमी 1881 में यूएस डोमिनेट हुआ चाइनीज़ इकॉनमी पे, और 1900 और 2014-15 के करीब चाइनीज़ इकॉनमी फिर दोबारा यूएस के ऊपर जीडीपी उसकी बढ़ गई चाइना की। एक वार है, इक्तिसादी जंग है, मुआशी जंग है, इंडस्ट्रियल जंग है जो इस वक्त यूएस और चाइना की है। यूएसए ने टैरिफ इंपोज किए ताकि अपनी इकोनॉमी को सर्वाइवल दे सके। उसने सूद की पेमेंट करनी है, लोन की किस्तें देनी है। एक तरफ ये है कि वो अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दोबारा वापस अपने पास लाना चाह रहा है जो कि कभी यूएस के पास थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी देखें तो चाइना के पास है, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखें चाइना के पास है, आज इंसेंटिव टैक्स में देखें चाइना के पास है, आज इंडस्ट्रियल सपोर्ट देखें, अगर उनको टैक्स इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट पे अगर कर्ज चाहिए, चाइनीज़ दोस्तों को, सिटीजन्स को चाइना, गवर्नमेंट ऑफ चाइना सपोर्ट करती है इंडस्ट्री के लिए। वो चाइनीज़ फैमिली जो आज से 2 साल पहले छोटा सा नट बोल्ट बनाना शुरू करती है, 3 साल बाद वो चाइनीज़ फैमिली एक टाइकून बनी होती है, अपने आप को एक इंडस्ट्रियलिस्ट शो करती है पूरी दुनिया में, चूंकि उसको गवर्नमेंट ऑफ चाइना से पूरी की पूरी सपोर्ट मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ यूएस में देखें, वहाँ पे हैवी टैक्सेस हैं। हैवी टैक्सेस के साथ अगर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म नहीं आएंगे, इंडस्ट्री नहीं लग सकती, क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा हैं तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आ ही नहीं सकते। अगर टैक्स कम करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ यूएस का रेवेन्यू कम होता है। इस सिचुएशन में जब टैरिफ इंपोज किए गए तो एक इन्फ्लेशन ट्रेंड बढ़ता है। इस बारे में आज हमारे साथ मेहमान हैं मंसूर आफरीदी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया अपनी जगह पे, आपके बहुत मेहरबानी, आप हमें ज्वाइन करते हैं। सर हमें ये बताएं, ये जो टैरिफ वॉर चल पड़ी है इस वक्त, इक्तिसादी जंग एक शिद्दत की तरफ जा रही है जिसमें यूएस और चाइना आमने सामने खड़े हो गए हैं और पूरी दुनिया उसकी विक्टिम होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की इकॉनमी अगर मैनेज हो रही है, अगर हम देखें तो सबसे बड़ी इकॉनमी जो है वो चाइना, यूएस और इंडिया, ये 3 इकॉनमीज़ हैं जो मेजर इकॉनमीज़ हैं पूरी दुनिया में। और जापान ऑफ कोर्स वो एक छोटा मुल्क है लेकिन इकॉनमी उसकी भी अच्छी। अब इस सिचुएशन में जो टैरिफ वार है उसमें जो चाइना और यूएस का रिलेशन है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्चुअली जो काफी लोगों को यू लगा था शुरू में ही, और उसमें ताकि ट्रंप साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, एक पॉपुलर सेंटिमेंट रखते हैं और इनके जो इक़दामात हैं वो एक पॉपुलर लीडर जैसे ही होते हैं। तो ये मतलब कोई अनकैलकुलेटेड ये मूव करेंगे, मेरा ये नहीं ख्याल। इस दफा जो ट्रंप साहब आए हैं वो डीप स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट की, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी फुली पैकिंग पे आए हैं। और अमेरिका ने ये महसूस किया है कुछ दिहाइयों में कि जो आपने जिस तरह फरमाया ना कि चाइना ने इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर्स बनाए, चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग, चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। अगर हम ये कहें कि अगर दुनिया की कोई फैक्ट्री है तो वो चाइना है, और उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान अगर पहुंचाया है तो वो अमेरिका ही को पहुंचाया है। देखिए चाइना ने जो ग्रो किया है वो तो किससे बईद नहीं है, वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स पे ग्रो किया है, वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट पे। यानी अमेरिकी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे आ गई, पेप्सी, कोक और इन चीजों से लेके आईफोन तक, और उन्होंने वह चाइना में फैक्ट्रियां सेटअप की और
वहां पे उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी दुनिया भर। उसमें से चाइना को दो फायदे हुए। एक तो चाइना जो है वो उसने इन्वेस्टमेंट डाला, अपने टेक्नोलॉजी इंप्रूव की और अपने प्रोडक्ट्स निकाले। मतलब देखे ना, जब आईफोन चाइना में आया तो टेक्नोलॉजी की नो हाउ चाइनीज को हुई और उन्होंने अपने ब्रांड्स भी खड़े कर दिए उसके साथ, जिसमें हवावे है, जोमी है, जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। और दूसरा, उन्होंने वही प्रोडक्ट सस्ते दामों अमेरिका को फरोख्त किया। अब नुकसान क्या हुआ कि अमेरिका को उनकी एक्सपोर्ट 450 से 500 अरब डॉलर पे चली गई और अमेरिका के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डेफिसिट हो गया, कोई 250 से 300 अरब डॉलर। अब वो डेफिसिट जब वो इन कैश में नहीं लेते तो वो उनको ट्रेजरी बिल में जाके इन्वेस्ट करते थे चाइनीज, और वो ट्रेजरी बिल लेते थे और उससे उनकी अमेरिकन डेट फाइनेंसिंग। अब ये जो अमेरिकन मॉडल था ये वर्केबल नहीं था कि आप कितने अरसे तक डेफिसिट चलाएंगे, क्योंकि आपने फिर उस पर इंटरेस्ट भी देना है, लोन भी देना है चाइनीज गवर्नमेंट को। तो ट्रंप साहब ने ये किया कि उन्होंने सारी दुनिया पे टैरिफ लगा दिया। अगर आपने देखे सारी दुनिया पे टैरिफ, लेकिन उन्होंने कैलकुलेटेडली जानबूझ के चाइना पे ज्यादा लगाया 55%, ताकि चाइनीज को इंस्टिगेट कर सके। इंस्टिगेट मतलब उनको ये कह सके कि भाई हमने सारी दुनिया पे तो कम लगाया, आप पे हमने ज्यादा लगाया। उस ट्रैप में मेरी ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि इस ट्रैप में चाइनीज खुद आ गए। यानी जो ट्रंप साहब ने ट्रैप बिछाया चाइनीज को इंस्टिगेट करने के, उसी ट्रैप में जाके फंस गए चाइनीज और उन्होंने रेसिप्रोकल ट्रेड लगाया। यानी सारी दुनिया पे उन्होंने 25%, 26, हम पे 29% लगाया, वियतनाम पे भी 40-46% लगाया, बांग्लादेश 36, लेकिन चाइना पे उन्होंने 55% लगाया। अब जब ये 55% लगा, क्योंकि वो 20% ऑलरेडी चाइना पे लगा चुके हैं महीना पहले ट्रंप, तो उस पे चाइना ने रिएक्ट किया। तो चाइना ने 84% लगाया उस पे रिएक्शन में। उसको जवाब देने के पे ट्रंप साहब ने 124% कर दिया, और जब फिर चाइना गया 124% पे तो अमेरिका ने उसको 145% गया, और बाकी दुनिया को ट्रंप ने एग्जेम्प्ट कर दिया। मतलब एग्जेम्प्ट का मतलब है कि 90 दिन तक उनको एग्जेम्प्ट कर दिया मुकम्मल तौर पे, कि वहां पे उनको बाकी ममालिक पे टैरिफ नहीं लगे। अब इसका क्या स्ट्रेटेजी, अगर आप इसको समझें, स्ट्रेटेजी ये थी कि चाइना के खिलाफ ये सारा ट्रेड वार शुरू करना था, सारी दुनिया के खिलाफ नहीं करना था। अगर सारी दुनिया के खिलाफ करते तो अगर 90 डेज सारी दुनिया को एग्जेम्प्ट किया तो चाइना को भी एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए था 90 डेज के लिए। और अगर सारी दुनिया से मुज़ाकरात करके 90 डेज के बाद फैसला करना है तो चाइना से भी मुज़ाकरात करके 90 दिन के बाद ही फैसला करने था। लेकिन ये महाज चाइना के खिलाफ अमेरिका ने खड़ा किया, और इसमें ये आप देखेंगे कि अपने इत्तेहादियों को अमेरिका अपने साथ लेके चलेगा। सर अब जो यूरोप का इसमें मसूद अफरीदी साहब, हम चूंकि अपने प्रोग्राम को पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स में ज्यादा रखते हैं ट्रांजैक्शन की बजाय, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट वर्जन में सवाल को करता हूं कि चाइनीज कंपनीज ने अमेरिका में अपनी मार्केट इस्टेब्लिश की। उस मार्केट को इस्टेब्लिश करने के लिए चाइनीज ने वहां पे टेक ओवर भी किए, मर्जर्स भी की, एक्विजिशन भी की, अपनी कंपनीज भी खोली। चाइनीज स्टेट ओन एंटरप्राइजेज ने अपनी वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सपेंशन चाइना में और यूएस के अंदर की, जहां जहां मार्केट थी। उन्होंने स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किए और बेनिफिट क्या दिया, वहां के इन्वेस्टर को यह कहा कि वो प्रोडक्ट जो आप यूएस में $100 की बनाएंगे वो चाइना में आपको $50 की मिलेगी। उसका ये बेनिफिट होगा कि टैरिफ देने के बावजूद भी अमेरिकन ब्रांड्स को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था। उसमें यूएस खुश था कि जब अमेरिकन ब्रांड्स को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो अमेरिकन गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रही है। ये पूरी सिचुएशन को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो हम ये देखते हैं कि चाइनीज की पॉलिसी एक्सपेंशन की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें बेनिफिशियरी यूएस गवर्नमेंट भी थी। जब बेनिफिशियरी यूएस गवर्नमेंट थी तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म प्लान में तो ये बिल्कुल ठीक है कि हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कंट्रोल है, इन्फ्लेशन कंट्रोल है, तो वो ये बेनिफिट उठाते रहे। ये पॉलिसी में चाइना के लिए भी विन विन था, यूएस के लिए भी विन विन था। लेकिन अगर हम देखें उस पूरे सिनेरियो में कि लेकिन गवर्नमेंट ऑफ चाइना का जो डेट, जो टी बिल्स और बाकी जो पब्लिक डेट बढ़ता रहा, उसकी वजह से आज एक प्रेशर आ गया कि सारी की सारी
मेजर इंडस्ट्री चाइना में है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ यूएस को इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि हम उस लेवल की इकोनॉमी जो ग्रोथ हम चाह रहे हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे, और अगले 10 सालों में चाइना हम पे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। 2014-15 के बाद से डॉलर को थोड़ा सा सुकून तो मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसीज इंतहाई एग्रेसिव और इंतहाई कंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इस वक्त चाइना में लगा हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप बताएं कि यूएस की जो पॉलिसी पहले ठीक थी या अब ठीक है, इसमें बेनिफिशियरी यूएस ज्यादा होगा अब फ्यूचर में या चाइना ज्यादा होगा? इस इक्तिसादी वॉर में, इस इक्तिसादी मुआशी जंग में जीत किसकी होने जा रही है? सर, इस इक्तिसादी जंग में अगर हिस्टोरिकल डेटा भी देखें और जो प्रेजेंट सरकमस्टांसेस हैं वो भी देखें, तो इसमें जंग अमेरिका की ही होगी, और अमेरिका ने ये कई 100 साल से करके दिखाया है। उनके लिए मुश्किल नहीं है इक्तिसादी जंग जीतना। उन्होंने जापान को भी यही चीज करके दिखाई है। जापान 70 और 80 के दहाई में दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट, इवन जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आइंदा 20 सालों में जापान अमेरिका को क्रॉस कर लेगा। लेकिन जापान के साथ उन्होंने ऐसे पैंच लड़ाए और ऐसे इकोनॉमिक बैरियर्स की कि जापान जो 90 के दहाई में रिसेशन में जा चुका है, उसके बाद जापान रिसेशन से निकला ही नहीं। और जो टी बिल्स की इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा जापान की है अमेरिका के टी बिल्स में। चाइना सेकंड नंबर पे है, लेकिन उसके बावजूद जापान ने वो ग्रो नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, और आप उसको दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होनी चाहिए थी। अगर वो 30 साल से वही ग्रोथ उसकी होती जो पिछले 30-40 साल से 60 की दहाई से उसने की। इसकी वजह यह है कि जो अमेरिका के जो थिंक टैंक है, जो अमेरिकन जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो इन लाइन्स पे उन्होंने चाइना के खिलाफ एक तो जो हमने फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसका डिस्कस किया, जो टैरिफ है, जो टी बिल्स है, जो अमेरिका को फायदा होगा। दूसरा इसका स्ट्रेटेजिक था। आप देखेंगे कि 2015-16 के बाद अमेरिका में चाइना के खिलाफ एक नई मनसूबाबंदी के लिए तेजी आई है। और वो क्यों तेजी आई है? वो तेजी इसलिए आई है कि 2014 में जो चाइना ने BRI का जो लॉन्च किया है, जिसमें पाकिस्तान का CPEC है, उसके तनाजुर में तेजी आई है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा, वो कहेगा कि आप तरक्की करें, आप साउथ कोरिया जैसी तरक्की करें, आप जापान जैसी तरक्की करें, आप ताइवान जैसी तरक्की करें, लेकिन आप सोवियत यूनियन ना बने। सोवियत यूनियन भी बहुत बड़ी ताकत थी ना, लेकिन उसका मसला क्या था? उसका अमेरिका के साथ मसला एक्सपेंशनरी पॉलिसी, यानी 16 रियासतों पे उन्होंने कब्जे किए, अमेरिकन डोमिनेशन को चैलेंज किया। तो फिर जब रेगन साहब आए तो उसका तोड़ उन्होंने पेश किया और 16 हिस्सों में वो मुल्क तकसीम हो गया। जो अमेरिकन थिंक टैंक है, जो कि जूइश थिंक टैंक है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही वहां पे काबिज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि दुनिया का निजाम चला रही हैं, उनकी जो सोच है वो कहते हैं आप तरक्की करें। चाइना की तरक्की से, जिस तरह आपने बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन किया, बड़े ही नाजरीन के लिए आपने एक समरी दे दी कि विन विन सिचुएशन थी। विन विन सिचुएशन पे तो अमेरिकी खुश हैं, लेकिन अगर आप अमेरिकन डोमिनेशन चैलेंज करेंगे, आप BRI बनाएंगे, आप जाएंगे अफ्रीका में जाके इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, वहां पे रेलवे बनाएंगे और अमेरिकन जो इंपीरियलिज्म है उसको चैलेंज करेंगे, तो फिर अमेरिका मैदान में आएगा। और आप देखें ये जो चीज हुई है ये 2015 से स्टार्ट हुई है। 2016 में ट्रंप की पहली हुकूमत आती है, एंटी चाइनीज पॉलिसी बनते हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनकी सारी चीजें एंटी। और आप देखें कि 2016 के बाद जो चाइना की GDP है वो कोई हैरानगी तौर पे नीचे आई है, मतलब एक मौजूदी तौर पे नीचे आई। वो मुल्क को जो पिछले 30 साल 8 से 9% पे ग्रोथ कर रहा था, उसकी GDP 2016-17 जब ट्रंप ने ये टैरिफ इंट्रोड्यूस किए वो 4% पे आ गई है, यानी आधे से भी रह गई है। और अब वो जो दुनिया की तेज तरीन इकोनॉमी है वो हिंदुस्तान बन गया। वो इसलिए बन गया कि चाइनीज की इकोनॉमी नीचे आई है, और जब ये टैरिफ और लगेंगे उनके एक्सपोर्ट पे, क्योंकि चाइना की खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो एक्सपोर्ट लेड है और वो हाईली डिपेंडेंट अमेरिका पे है। और जब वहां पे कदगन लगेगी तो जो इकोनॉमिक मॉडल है, जो GDP ग्रोथ है, सबसे ज्यादा हिट उसको पड़ेगी।
और जब जीडीपी नीचे आएगी तो जाहिर है वहां पे फिर एक सर जॉब आफरीदी लॉसेस। साहब, आपने बिल्कुल बात की, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली इनकी थोड़ी कम हुई है, लेकिन क्वांटम जो जीडीपी का है वो बढ़ा है 2015 के बाद। फर्स्ट टाइम 1881 के बाद 2013, 14, 15 में एक रिपोर्ट है मेरे पास, मैंने खुद पढ़ी है कि चाइनीज जीडीपी बढ़ गया। वो जीडीपी की कई किस्म के करंट, कांस्टेंट और उसके हैं टेक्निकल पैरामीटर्स। बहरहाल एक तो ये बात होगी कि परसेंटेज तो कम हुई लेकिन क्वांटम बढ़ा, अमेरिका से भी क्वांटम बढ़ा। आप दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक की कि यूएस अपनी मुआशी जंग में जहां उसको खतरा है कि उनकी जो बेस है उसको कोई हिट करने वाला है, तो वो चूकते नहीं है। चाहे वो 1954 में PL 480 पॉलिसी थी, चाहे वो ये अब टैरिफ पॉलिसी है, उनको अपनी मुआशी और इक्तिसादी मुस्तहकम करने के लिए हर वो काम करेंगे जिसमें कि उनका बेनिफिट है। उनको कोई गरज नहीं, दुनिया में जंग है, दुनिया में इफलास है, दुनिया में भूख है, नंग है, दे डोंट केयर। लेकिन व्हाट दे केयर अबाउट इज वन थिंग, कि उनकी इकोनॉमिक डोमिनेंस पूरी दुनिया में कोई चैलेंज ना करे, कोई इसको चैलेंज किया, कोई उसकी तरफ देखे भी ना। आपने बात बिल्कुल ठीक की। इसी तरह की मैं बात करने लगा हूं कि 1800 में हाँ, दूसरा जो आपका था कि जी यूएस अपनी डोमिनेंस कायम रखेगा और वही जीतेगा। अब इस सवाल को आपने प्रूव करना है कि आपने ये बात की तो क्यों की, क्या वजह है कि चाइना नहीं जीतेगा, यूएस जीतेगा? उसमें क्या कोई पाकिस्तान का रोल है यूएस को जिताने में? नहीं, इसमें पाकिस्तान तो खैर छोटा मुल्क है, ये लड़ाई बड़े मुल्कों की है, तो बड़े ममालिक ही इसमें रोल अदा करेंगे। अब ये जीतेगा कैसे अमेरिका? देखिए, अमेरिका ने जितनी भी सुपर पावर या बड़ी ताकतों को चित किया है, वो उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। हम उठा लेते हैं चाइना की मिसाल। अभी चाइना का जो मैंने आपको बताया ना कि अब आपने जो जीडीपी का जिक्र किया, वो बेशक जीडीपी बड़ी है, लेकिन ग्रोथ रेट से चाइना को नुकसान ये हुआ है कि जो हम कह रहे थे कि 2030 में चाइना अमेरिका को क्रॉस करेगा, वो अब जो कैलकुलेशन आ रही है तो कम से कम आप और मेरी जिंदगी में चाइना अमेरिका को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका जो है 600 से 700 अरब डॉलर अपनी इकोनॉमी फेंक रहा है, और चाइना जो है वो 200 से 300 अरब डॉलर 4%। अगर वो 9% पे ग्रोथ करता तो फिर जाके 1 ट्रिलियन की जाके वो जीडीपी में ऐड करता, और फिर जाके 4-5 साल में अमेरिका क्रॉस करता। लेकिन अब वो क्रॉस नहीं कर सकता, कम से कम 60-70 साल में। ये ग्रोथ को कम करने की अमेरिकन जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये उनका कमाल है, ये उनकी आउटपुट है। अब जो दूसरा आपने कहा कि जो अमेरिका थे, चाइना जो है ना, अमेरिका अगर अमेरिका है ना, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अपनी सॉफ्ट पावर, अपने डिफेंस, इन चीजों से। चाइना अगर चाइना है तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस पे है, ये तो हर कोई मानता है, और उनकी एक्सपोर्ट है दुनिया भर। अब चाइना के पास 400 से 500 अरब डॉलर की जो यूएस बहुत बड़ी मार्केट है, इसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो बढ़ेंगे तो अगर वो 300 से 400 अरब डॉलर लूज करेगा मार्केट हो, तो दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है चाइना के पास कि वो 400 अरब डॉलर सामान उससे खरीदे। पाकिस्तान तो देखे ना, पाकिस्तान की तो टोटल इंपोर्ट ही 50 अरब डॉलर है, तो वो कहां से चाइना इसमें अफरीदी साहब लॉटरी निकलती है ना। अब चाइना तो नहीं कर सकता, चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, बांग्लादेश में जाएगी, कहीं और मुल्कों में जाएगी, तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट दूसरे मुल्कों में जाके एक्सपोर्ट करेगी, तो टैरिफ को हम बाईपास कर जाएंगे। दैट इज कॉल्ड, आई मीन, अवॉइडिंग द टैरिफ। अगर पाकिस्तानी वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो हमें, हमारी तो लॉटरी लगी मेरा ख्याल है इस टैरिफ में। पाकिस्तान सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है, क्योंकि साथ चाइना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहां से पाकिस्तान मूव हो सकती है, और हम कम टैरिफ में खड़े हैं, चाइना ज्यादा टैरिफ में खड़ा है, तो हम पाकिस्तानियों की जीडीपी तो 10-15% से ज्यादा ग्रो करेगी एनुअल। वो बात आपकी सही है, लेकिन अमेरिकन आर वेरी स्मार्ट पीपल। वो देखे ना, वो जो IMF का प्रोग्राम भी चल रहा है, तो जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट से जो EPZ या जो जोन्स बने हैं, वो वहां पे कह रहे हैं कि आप टैक्स की छूट आप वहां नहीं दे सकते। ये चीजें, क्योंकि वो मॉनिटर करते हैं चीजों को अमेरिकन, और जब उनको ये लगेगा कि ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आ रही है, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, एक है, दो चीजें हमें इनमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक है अमेरिकन कंपनियां, आईफोन, बड़े बड़े टेस्ला, ये कंपनियां। इसके बाद जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट आएगी तो उस मुल्क पे भी टैरिफ लगेगा। अब वियतनाम पे, इस खत्ते में चाइना के बाद सबसे ज्यादा टैरिफ वियतनाम पे लगा है। क्यों लगा है? कि वो चाइना जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके करीब माना जाता है। अब सबसे कम जो टैरिफ लगा है इस खत्ते में, वो हिंदुस्तान पे लगा है।
हिंदुस्तान पे क्यों 26% लगाए? क्योंकि मंसूर अमेरिकन अफरीदी को ये साहब, पता है कि हिंदुस्तान की भी लॉटरी निकलनी, लेकिन पाकिस्तान की लॉटरी ज्यादा निकलेगी। ये एक ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं नाजरीन आप। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि यूएस से टैरिफ सिस्टम क्या है, उससे बेनिफिशरी, उसका बेनिफिशरी कौन कौन होगा और पाकिस्तान का उसमें क्या रोल होगा। मंसूर आफरीदी साहब हमारे साथ हैं। हम बात ही कर रहे थे कि किस तरीके से हम पाकिस्तान की इकॉनमी को डेवलप कर सकते हैं। इस टैरिफ सिस्टम में अगर इंडिया फ़ायदा उठा सकता है कम टैरिफ की वजह से, तो क्या चाइनीज़ और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन पे, अगर आईएमएफ की पॉलिसी तो हम पे नज़र रखे हुए हैं, लेकिन हम किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं कि इस टैरिफ बेस एरा में हम पाकिस्तानी और चाइनीज़ मिल के कहाँ कहाँ बेनिफिट उठा सकते हैं। मंसूर आफरीदी साहब, आप फरमा रहे थे कि हम बेनिफिट तो उठा सकते हैं, लेकिन आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने हम पे नज़र रखी हुई है कि चाइनीज़ हमारे साथ इन्वेस्टमेंट में ना आए। इसके पीछे उनकी अपनी पॉलिसी है, तो हम पाकिस्तानी और चाइनीज़ अपनी पॉलिसी में कहीं अपना रोल अदा नहीं कर सकते? मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को भी वही पॉलिसी अपनानी चाहिए जो हिंदुस्तान ने अपनाई। हिंदुस्तान ने कल ही, आप फॉरेन मिनिस्टर का, जो चाइनीज इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, उसका बयान पढ़ ले। वो कहते हैं हम किसी भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट को वेलकम नहीं करेंगे, किसी तरह भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट, हमने चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं ले। ये इन्होंने क्या मैसेज दिया? इन्होंने अमेरिका को मैसेज दिया है कि आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईफोन देखो ना, आईफोन जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, फोन है, वो चाइना से $100 अरब की एक्सपोर्ट करता है, आप अंदाजा लें। और जब से ट्रंप पहली दफा आया है, जो कि हिंदुस्तान में $1 का भी एक्सपोर्ट नहीं होता था, मोबाइल के कैटेगरी $1 भी, मैं आपको बता दूं, वो भी एक्सपोर्ट नहीं होता था। अब 2025 में हम खड़े हैं तो हिंदुस्तान सिर्फ मोबाइल में $25 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है। और आईफोन ने कहा है कि इस साल के आखिर तक दुनिया की प्रोडक्शन, जो आईफोन जो चाइना में हो रही है, हम दुनिया की प्रोडक्शन 30 से 40% हिंदुस्तान में लाएंगे और 3-4 साल में हम 80% पे। तो हमें अमेरिकन जो कंपनियां हैं उनको देखनी चाहिए। अगर हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे गए और अमेरिकन को पता चल गया, तो देखे ना, हम पे तो 29% है ना, ये 29% बांग्लादेश की तरह 36% भी हो सकता है, ये 46% भी हो सकता है। ऑलरेडी टैरिफ, जो मुल्क महंगा हो, जहां पे बिजली महंगी हो, जहां पे रॉ मटेरियल महंगा हो, उस पे अगर, और देखें हमारा जो जो टारगेट है, जो कि हमारा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है, वो तो अमेरिका है। आप टेक्सटाइल में ले लें, हम $5 अरब सिर्फ टेक्सटाइल में अमेरिका को अच्छा एक्सपोर्ट। मंसूर अफरीदी साहब, ये तो बात आपकी समझ आ गई हमें भी और नाजरीन को भी। अगर मैं चाइनीज़, आप फ़र्ज़ करें मैं चाइनीज़ एडवाइज़र हूँ, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ चाइना को क्या एडवाइस करूँगा? मैं तो उनको एडवाइस करूँगा, देखें आपका 400-500 बिलियन डॉलर एनुअल एक्सपोर्ट इम्पैक्ट इफेक्ट आने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। जो वर्ल्ड बैंक का या आईएमएफ का जो हमारे टोटल फॉरेन डेट है वो 130-135 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं है, वो कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर मैं चाइनीज एडवाइजर हूं और मैं उनको कहूँ जी देखें पाकिस्तान का ये डेट है, पाकिस्तान उनके ट्रैप हुआ हुआ है इस 130 बिलियन डॉलर की वजह से, ब्लैकमेल हो रहा है, तो क्यों ना 130 बिलियन डॉलर की फॉरेन सेटलमेंट की जाए, जान छुड़ाई जाए, और उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि जहां पे कि चाइना को अपनी मुआशी जो पॉलिसीज़ हैं उनको सपोर्ट मिल जाएगी पाकिस्तान के थ्रू, सी पैक के थ्रू, वन ओबोर के थ्रू, और पूरी दुनिया में जो उनकी मार्केट खड़ी हुई है बाई हुक और क्रूक, किसी ना किसी तरीके से हम इसको एक सिनर्जी तो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाइनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे ना, चाइनीज जी हुकूमत जी का, जी जी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की फले फूले, यहाँ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन चाइनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान से उनको क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है ना। आप देखें ना, वो क्या ऐसी चीज है जो कि चाइना बना के और पाकिस्तान उससे 200 से $250 इंपोर्ट कर सके, नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तान ईरान से तेल लेके सस्ता चाइना भिजवा सकता है, जितनी पाबंदियां ईरान पे लगी है? और अगर ईरान के मुज़ाकरात ट्रंप से कामयाब हो गए अमेरिकन से, और ईरान चला गया अमरीकी कैंप पे, तो वो भी हाथ से गया आपसे, तो वो तो हम कुछ ऐसा हो नहीं सकता। जो चाइनीज के पॉइंट ऑफ व्यू के पास मेरे ख्याल से दो रास्ते, जो कि प्रैक्टिकल रास्ते हैं, और एक में उन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर ने कल रात बयान दे भी, उन्होंने ऑफर कर दिया ट्रंप साहब को मुज़ाकरात। पहले तो अमेरिकन डोमिनेशन को वो तस्लीम करे चाइना,
और कहे कि हम मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं, आप जो कहते हैं हम उसी तरह एक डील कर लेते। एक तो ये रास्ता है जो कि आसान रास्ता है उनके लिए। वो अगर फिर भी अमेरिकन डोमिनेशन को नहीं कर सकते तो उनके पास दूसरा रास्ता ब्रिक्स है, और वो रास्ता मॉस्को और नई दिल्ली से होके जाता है। इन दोनों मुल्कों को, चाइना एक की 1.5 अरब आबादी है और एक जो रूस है वो वसाइल से मालामाल है, कुदरती वसाइल और डिफेंस से। इनको मिला के दुनिया पे जो ब्रिक्स जो नेशन है, जिसको ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 5 ममालिक है, और अब इंस्पेक्शन हो गई, उसमें ईरान भी आ गई, उसको मिला के एक सेम करेंसी, एक बैंक, एक फाइनेंशियल सिस्टम चाइना बनाया जाए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म, और उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान के साथ चाइना जो है वो मुज़ाकरात करें, उनके साथ मसाइल हल करें। जब तक आप देखें ना, SCO, सर ब्रिक्स, इसमें ये दो सर बड़ी इसमें देखें ब्रिक्स वाला सिचुएशन आ गई, उसमें ऑलरेडी इंडिया वहां पे भी बैठा हुआ है अपनी पॉलिसी के तहत। जैसे यूएस पॉलिसी आती है तो इंडिया वहां पे भी उनके साथ सिनर्जी में बैठा हुआ है। तो मैं तो फोकस कर रहा हूं कि हम पाकिस्तान ना उधर बैठा हुआ है ना उधर बैठा हुआ है, इंडिया दोनों तरफ बैठा हुआ है। इंडिया बल्कि रशिया की तरफ भी बैठा हुआ है। हम कहीं ही नहीं बैठ सकते सिर्फ $130 बिलियन की वजह से। और दूसरी तरफ जो आपने जो मुझे सवाल का जवाब दिया, उसको मैं थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूं सवाल को। एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर एक पाकिस्तान में अपना इंडस्ट्रियल हब लगाता है, चाहे पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट उसमें हो बैंकों की या इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स की, उनके साथ हमारा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बना है ये यूएस को एक्सपोर्ट करे, और यूएस को एक्सपोर्ट करे एज ए मेड इन पाकिस्तान करके करे। तो हम ये क्यों नहीं अचीव कर सकते, हम क्यों नहीं अचीव कर पाएंगे? ऐसी क्या हर्डल आएगी आईएमएफ की तरफ से कि हम ये टैरिफ बेस एरा में हम बेनिफिट क्यों नहीं उठा पाएंगे? जब तक सर ट्रंप साहब है ना, उस वक्त तक तो ये मॉडल कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कल को अगर इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं हुकूमत में, किंग एज ए किंग मेकर किसी को अपना नॉमिनी बनाते हैं, तो ट्रंप और उसकी अलायंस है, तो हम तो पाकिस्तानी फिर भी बिल्कुल, क्योंकि वो तो आपस में एक सॉफ्ट नरम दिल रखते हैं दोनों आपस में। नहीं नहीं, वो बात आपकी सही है। मैं जो ट्रंप, सिर्फ ट्रंप नहीं है ना, जो ट्रंप डीप स्टेट है वो उनके साथ खड़ी है इस सारी चीज में। आप देखेंगे जब हम टैरिफ लगाए, अमेरिकन जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट आएगी, फैक्ट्री लाएगी, और जब अमेरिका पे ही वही आप माइल भेजेंगे जिसका फायदा चाइना को होगा, तो वो पाकिस्तान पे ये जो ट्रंप क्यों अनसर्टन है, आप नोट करें ना, ये जानबूझ के इंटेंशनली इसने अनसर्टन अपनी पर्सनैलिटी को बनाया हुआ है, ताकि दुनिया ये ना कहे। देखे ना, इन्होंने जो एग्जाम्पशन भी दी है वो एग्जाम्पशन नहीं दी है, वो 90 दिन का टाइम लाइन दिया है। वो 90 दिन में भी दुनिया सारी में अनसर्टेनिटी है। वो इसलिए दी है कि कौन मेरे साथ आता है एक पेज पे, और हम एक अलायंस बनाए आहिस्ता आहिस्ता चाइना के खिलाफ। तो अगर आप पाकिस्तान और चाइना की इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लाता है, तो ये तो दावत देना है अमेरिका के गैज़ व गज़ब को दोबारा से। और वो जो 29% पे हम हैं, हम इस रीजन में सेकंड लास्ट है, इंडिया के बाद सबसे कम हम पे हैं। तो ट्रंप को इसको 46% पे ले जाना है, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है ना। वो तो एक दिन आएगा टीवी पे खड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वीट कर देगा कि पाकिस्तान पे 46% हो गया। तो ये हमें बड़ा तरीके से, इस बहुत नाजुक दौर है, इसको बड़े तरीके से देखना। हमें अमेरिका गैज़ो गज़ब जो हम क्यों बच गए, या ये जो 90 ममालिक क्यों बचे हैं सारे, आप देखें ना, ये इसलिए बच गए कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोरिया के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे जो स्टेट थे और फॉरेन, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, इंडियन फॉरेन में जितने भी ममालिक हैं, सब ने कहा हम जो जवाब नहीं देंगे ट्रंप। वो इसलिए बच गए क्योंकि आपने अमेरिका के गैज़ो गज़ब को जवाब नहीं दिया। और यूरोपियन यूनियन ने भी लगाया है टैरिफ, लेकिन आप उसमें से एक हैरानगी वाली बात है, उन्होंने टैरिफ लगा दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये 15 अप्रैल से 31 दिसंबर के दरमियान कभी भी नाफिजुल अमल हो सकता है। यानी 15 अप्रैल और 31 दिसंबर साल के एंड तक। तो ये तो उन्होंने नहीं लगाया ना, इसका मतलब है कि अभी नहीं लगाया है। इन्होंने वैसी अपनी फेस सेविंग की है यूरोपियन यूनियन। बाकी तो हर कोई चाहता है कि हम अमेरिका के साथ रहें। अमेरिका देखे ना, हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अभी सर इसमें अभी एक तो हमने सर मंसूर हाफिज, एक तो हमने एस्पेक्ट डिस्कस कर लिया कि उन्होंने टैरिफ लगा दिया। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो अमेरिकन इकोनॉमी में जो पब्लिक डेट है वो इंतहाई स्पीड से बढ़ा। अगर 1 मिनट दें, मैं आपको जरा हिस्ट्री बताता हूँ। 1800 में
127 मिलियन डॉलर कर्ज था। अगर 1800 और 1810 के दरमियान देखें तो 83 मिलियन डॉलर से बढ़ के 127 मिलियन डॉलर हुआ था इस 10 सालों में, और डेली इंक्रीज थी 12,000 डॉलर के हिसाब से। और अगर 1810 और 1820 के दरमियान में देखें तो ये एक हमारे प्रेसिडेंट आए थे उस वक़्त, मैं नाम अभी बताता हूँ उनका नाम था एंड्रयू जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन ने देखा कि हम यूएस इकोनॉमी सूद की वजह से, कर्ज की वजह से एक सिचुएशन है जिसमें कि वो नुकसान में जा रही है, तरक्की नहीं कर पा रहे। उन्होंने पॉलिसी ये बनाई कि मैं सबसे पहले ये जो हमारे पे 127 मिलियन डॉलर कर्ज है इससे निजात डालूं। उन्होंने 30 सालों में 1800 से लेके 1830 में उन्होंने अपने ऊपर जो यूएस के ऊपर डेट था वो जीरो कर दिया। हर साल उन्होंने एक साल 10,000 के हिसाब से डेली वापस किया और उसके बाद 24,000 डॉलर पर डे के हिसाब से वापस किया। लेकिन फिर अमेरिकन इकोनॉमी में प्रेशर आया कि जी हमने सूद वापस कर दे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू मार्क नहीं है, आवाम बढ़ रही है, पब्लिक ग्रोथ है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उन्होंने कर्ज लेने शुरू कर दिए। उस दिन से लेके कर्ज हर दहाई में कर्ज एवरेज बेसिस पे बढ़ता रहा। अगर मैं 1970 से लेके आज तक की बात करूं, 1940 में 260 बिलियन डॉलर था, 1950 में 275 बिलियन डॉलर था, 1970 में 908 बिलियन डॉलर था, और 1980 में 2.6 बिलियन डॉलर हुआ, 1990 में 5.6 बिलियन डॉलर हुआ, और 2000 में 10,000 बिलियन हुआ, और 2010 में 22 ट्रिलियन यानी कि 22,000 बिलियन हुआ, और 2020 में 34,000 बिलियन डॉलर कर्ज हो गया। अगर हम देखें तो हर रोज 3.2 बिलियन डॉलर के हिसाब से पिछली दिहाई में कर्ज बढ़ा। कभी ये 12,000 पर डे के हिसाब से बढ़ा था। अमेरिकन इकोनॉमी पे प्रेशर ये है कि रोजाना 3.2 बिलियन डॉलर कर्ज बढ़ रहा है, और उनकी इकोनॉमी इनफैक्ट इस कर्ज की वजह से जो उनकी जीडीपी ग्रोथ है वो सपोर्ट कर रही है। आज जब जीडीपी मेरी नीचे जानी शुरू होगी, अगर मैं कर्ज की किस्तें नहीं पे कर पाऊंगा, सूद नहीं पे कर पाऊंगा, इस डेली कर्ज की वजह से हर यूएस नेशनल इतने प्रेशर में है, तो 8-10 किस्म के टैक्सेस के बाद वो अपनी सर्वाइवल मोड में जाता है। सर आप मुझे ये बताएं, मेरा सवाल ये है कि जब एक यूएस इकोनॉमी के ऊपर 34,000 बिलियन डॉलर का कर्ज है और हर रोज 3.2 बिलियन डॉलर इंक्रीज हो रहा है पब्लिक डेट, तो इस सिचुएशन में जो टैरिफ बेस एरा इंपोज कर रहा है ट्रंप, उसके पास इसके अलावा या तो वो जंग लगाए पूरी दुनिया में, जो पहले इधर रशिया में यूक्रेन में जंग हो रही है, अब इसराइल और फलस्तीन, तो वो तो अपन चाह रहा है कि दुनिया में जंगें लगे ताकि डिफेंस सिस्टम जब वो सेल करता है तो उसकी रेवेन्यू बहुत बढ़ जाता है, या दूसरा ये टैरिफ बेस आ गया। इस पूरे सिनेरियो में, इस कॉन्टेक्स्ट में जो सूदी इकोनॉमी है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं सर? जी, सऊदी इकोनॉमी तो देखिए इस्लाम ने हराम की है और उसके ज्यादातर नुकसानात ही हैं, फायदे तो हैं ही नहीं दुनिया में, और उसकी वजह से इंसानियत इतने मसाइल के जकड़ी हुई। जहां तक अमेरिका डेट है जो कि 34 ट्रिलियन डॉलर आपने जिक्र किया, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये भी इसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, ये एक थॉट प्रोसेस के थ्रू हुआ है। ये नहीं है कि वो रात को उठा और उसने ये चीजें कर दी। अब जो ट्रंप है वो जो दुनिया की इकोनॉमी को रिसेशन में लाना चाहता है। जब रिसेशन में जाएगी और अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रेट्स आपको नीचे करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट रेट, और ऊपर और टी बिल के जो इंटरेस्ट रेट हैं उन पे भी असर होगा ना। जो फ्यूचर मैच्योरिटी टी बिल्स हैं, जब वो दुनिया को पता चलेगा कि चाइनीज ने पुल करना शुरू कर दिया तो टी बिल्स की इतनी डिमांड नहीं रहेगी, तो उस पे जो इंटरेस्ट है वो भी नीचे आएगा। जब चीज की डिमांड नहीं होगी तो उस पे आप इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है ना, उसका फायदा जो होता है, तो वो भी यूएस को कम देनी पड़ेगी फ्यूचर में डॉलर, और उसका जो डेट है 34,000 अरब डॉलर वो नीचे आ जाएगा। ये पूरा एक वेल थॉट प्रोसेस अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और दूसरा, जब रिसेशन में आएगा, अमेरिका को तो नुकसान होगा, लेकिन जब सारी दुनिया रिसेशन में आएगी
तो उसमें फिर इनोवेशन देखें आप। उस वक्त में डेटा देख रहा है कि दुनिया में जब भी रिसेशन आया है, 2008 देख लें, 70s देख लें, 1920 देख लें, वहां पे अमेरिकन बड़ी बड़ी इकोनॉमीज उस रिसेशन में बनी है। चाहे माइक्रोसॉफ्ट देख लें, चाहे टेस्ला देख लें, चाहे डिज्नी लैंड जो कंपनी है, जो बड़े जो बड़ी बड़ी जेट इंजन की कंपनियां हैं, वो उन रिसेशन में बनी है। और इनका जो मेन टूल ही है वो दुनिया में रिसेशन लेते हैं। इसकी मिसाल एक ऐसी है कि एक दरख्त है, तनावर दरख्त जंगल में, और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे दरख्त हैं, और वो दरख्त जो खुराक पानी ले रहा है, वो बाकी छोटे दरख्त उससे वो खुराक सारा चूस रहे होते हैं। तो अमेरिका ने ये किया कि अपने जो जड़ें हैं ऊपर, जो उसके जो शाखें हैं, वो काट दिए। उसको तो नुकसान हुआ, लेकिन जो छोटे दरख्त हैं उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। तो ये है अमेरिकन अप्रोच के अपने आप को तो कम कर रहा हूं मैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है वहां पे, लेकिन जो मेरा कंपटीटर है उसको मुकम्मल तौर पे मैं रिसेशन में ले जाऊंगा। और मैं दोबारा कहता हूं कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल जापान है। जापान आज तक रिसेशन से नहीं निकल पाए। सर, इसमें जो आपने मिसाल जापान की दे दी, चाइना की दे दी और अमेरिकन पॉलिसी डिफाइन कर दी, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेशर आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने अपना प्रेशर अपने से उतार के जो यूएस नेशनल है पूरी दुनिया में काम करते हुए उन पे डाल दिया, क्योंकि इन्फ्लेशन आएगी, उनको ज़्यादा कमाना पड़ेगा। उनको जो आज अमेरिकन सिटीज़न 4 साल में घर बना सकता है, अब वो 3-4 साल में घर नहीं बना पाएगा, वो 7-8 साल में बना पाएगा, क्योंकि $3.2 बिलियन एनुअल डेली इंक्रीज था उनका। अब उसको 3.2 से कम करके वो $2 बिलियन तक ले आएंगे, स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन ये स्नोबॉल फैक्टर है जिसका फिर अल्टीमेट इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे चला जाएगा। देखें, चाइनीज़ जो अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन उनकी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के तहत वो पूरी दुनिया को चीज़ सस्ती मिलती है। लेकिन जब उनकी सेल कम हो जाएगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो वो उनको अपनी कॉस्ट को पूरी दुनिया पे फेंकना है। तो इसका मतलब ये है कि मैं पाकिस्तानी भी इस टैरिफ की वजह से गवर्नमेंट ऑफ चाइना को ज़्यादा पे करूंगा, क्योंकि और कोई मैन्युफैक्चरर है नहीं। इंडिया अगर आ रहा है, पाकिस्तान कहीं खड़ा हो रहा है, जापान और कोई कहीं ना कहीं कोई गाड़ी बना रहे हैं, कोई पुर्जा, लेकिन हर कोई इससे इम्पैक्ट होगा या इससे असरअंदाज होगा, कहते हैं इसको उर्दू में। बिल्कुल आपने सही किया। आपने बड़ा ही एक बेहतरीन अंदाज में इसको समरी किया कि दुनिया एक बहुत बड़े रिसेशन की तरफ जा रही है। और रिसेशन में आप देखें 1920 का रिसेशन, आप देखें 2008 का जो अभी रिसेशन गुजरा है, और आप देखें कोविड वाला सर, अब रिसेशन, वो भी इसमें रिसेशन। एक सर 2 मिनट रहते हैं। ये पूरी दुनिया में इस वक्त हम देखें कि जो कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स हैं वो ग्रो करते जा रहे हैं, लेकिन आम छोटे छोटे इन्वेस्टर, एसएमईज जो श्रिंक करती जा रही हैं। हमारे पाकिस्तान में भी यही हाल है, सऊदीया में भी यही हाल है, चाइना में देखें, और बाकी यूएस में जो बड़े टाइकून्स हैं उनको असर नहीं पड़ता, लेकिन पूरी दुनिया का जो स्मॉल इन्वेस्टर है, स्मॉल बिजनेसमैन है, छोटा ताजर है, उसको फ़र्क पड़ रहा है। अब 1 मिनट है सर, इस पूरे आज की प्रोग्राम की डिस्कशन को आप पाकिस्तान के हवाले से किस तरीके से कंक्लूड करते हैं, चाइना के हवाले से, यूएस के हवाले से किस तरह कंक्लूड करते हैं, प्लीज़। पाकिस्तान का सर तो अपने आप को बड़ा ही एक बैलेंस तरीके से चलना होगा। और मेरे ख्याल में जो कल भी जो हमारे सिपहसालार के साथ अमेरिकन कांग्रेस की मुलाकाती हुई है, मुझे लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन का इजहार करती है कि हमें एक बड़ा बैलेंस तरीके से, हमें अभी फिलहाल चाइना के बहुत, क्योंकि हम छोटा मुल्क है, सर टाइम थोड़ा है बस, प्लीज। ये हाथियों की लड़ाई है और हमारी मिसाल घास वाली। तो आप देखें कि हाथी के लड़ाई में जो घास है, जो ग्रास है, वो ही जाके कुचली जाती है। तो हमें बड़े एहतियात तरीके से जाना चाहिए। चाइना को भी इतना नाराज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अमेरिका है जिस पे हमारी बहुत डिपेंडेंसी है, और अब ये देखें ना, यूरोप यूनियन को हम कहते हैं कि वो अमेरिका से अलग थलग है नेटो में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखें परसों जो नेटो का चीफ है वो जापान गया है, और नेटो का चीफ मतलब है यूरोप यूनियन और अमेरिका दोनों, वो उनके अप्रूवल के बगैर किसी एक भी अगर वीटो कर दे तो वो नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। वो गया है जापान, और जापान से प्राइम मिनिस्टर से मिला है, और वहां पे ज्वाइंट स्टेटमेंट्स दोनों मुल्कों की आई है कि हम इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज बनने वाला।
और जापान ने कहा है कि आप हमें नेटो में शामिल करें, बहुत एशियन शुक्रिया, नेटो बहुत शुक्रिया मंसूर आफरीदी साहब, आपने हमें आज ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच इंडीड। नाजरीन, हम पाकिस्तान हैं, प्रो पाकिस्तान हैं, हमने देखना है कि पाकिस्तान का फ़ायदा कहाँ पे है। सिनर्जी ऐसी हो, बैलेंस अप्रोच ऐसी हो कि हमने कि चाइना से बेनिफिट लेना है और चाइना को विन विन सिचुएशन में कोई बेनिफिट देना है, वेलकम। यूएस के साथ अगर हमने बनानी है, चीज़ों को मैनेज करना है और हमने बैलेंस अप्रोच पे चलना है, वेलकम। लेकिन जो फ़लस्तीन में हो रहा है दैट इज़ नॉट वेलकम एट ऑल। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।